हेलो। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा पर। आज हम लोग यूपी होम गार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन करेंगे, जहां पर जीके जीएस के बहुत बेहतरीन प्रश्न हैं जो कि आपके लिए काफी लाभदायक रहेंगे। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत लाभदायक रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से विस्तृत व्याख्यात्मक रूप से सभी प्रश्नों का हल करते हुए चल रहे हैं। एक प्रश्न पे हम लोग 3 से 4 प्रश्नों को देख रहे हैं। उसके जो भी प्रश्न की प्रकृति के अनुसार ही जो भी उसके पॉइंट्स रहते हैं, मेन पॉइंट्स, हम उनको जो है यहाँ पर डिफाइन करते हैं और आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। तो हम लोग इसके सेशन की आज शुरुआत करेंगे। आप लोगों का काम है कि सेशन को आप लोग जो है अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी जो है इस सेशन का लाभ ले सकें। बेहतरीन कंटेंट है, आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो है सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चैनल पर आए हैं आप लोग नए, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा सपोर्ट कीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी जो है हमारे लिए इतना जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे। आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई है। हिंदी, संस्कृत, बंगाली या फिर असमी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में यह लिखी गई है सत्यार्थ प्रकाश? तो यहां जो इसका विकल्प होगा, क्या बताएंगे कि सत्यार्थ प्रकाश जो रचना लिखी गई है वो हिंदी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, पहला प्रश्न। अब इसी से दूसरा प्रश्न बन सकता है, जरूरी नहीं यही प्रश्न आपसे पूछा जाए, हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है वह किसकी है। ठीक है, तो क्या बताएंगे, इसके जो रचनाकार कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? स्वामी, आप लोगों ने सुना होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, क्लियर है ना? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर इनका जन्म पूछा जाए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म पूछा जाए, क्योंकि पूछा गया है इसीलिए लिखा रहा हूं, 1824 ईस्वी। कहां? तो क्या बताएंगे, गुजरात में। ठीक, इतने पॉइंट क्लियर हुए आप लोगों को, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना है। एक और रचना इनकी है, दूसरी रचना जो है, दूसरी रचना इनकी क्या है? गो करुणानिधि। गो करुणानिधि की एक और रचना है। ठीक है, किसके? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्हीं के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में ही तो देखते रहे। इन्होंने स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 ईस्वी में इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, कहा था वेदों की ओर लौटो। यह भी जो है स्टेटमेंट किसने दिया था? तो आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने चलाया था, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक भी रहे, के प्रवर्तक। ठीक, क्लियर हुआ? यहां तक आप लोगों को शायद क्लियर हुआ होगा। अब आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चले हम लोग आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, फीफा विश्व कप 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? ये आपको प्रश्न बताना कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां होगा? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया में होगा क्या? संयुक्त अरब अमीरात, कतर या फिर सऊदी अरब में? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में? या फिर रूस, बेलारूस या दक्षिण कोरिया में? तो जो फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन होगा ये कहां होगा? ठीक है, ये आपको बताना है।
तो फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसके डेट अगर पूछ ली जाए तो क्या बताओगे? का आयोजन 11 जून, ठीक है, 11 जून से लेकर 19 जुलाई तक होगा इसका आयोजन, ठीक है। 11 जून से लेकर 19 जुलाई तक इसका आयोजन होगा, और होगा कहां? तो बताएंगे अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में, ठीक है। या पहली बार ऐसा होगा कि 3 देश जो है इसका जो है मेजबानी करेंगे। पहली बार 3 देश मेजबानी करेंगे, क्लियर है? मेजबानी करेंगे, क्लियर है? पहली बार ये ऐसा होगा कि जो है 3 देश इसकी मेजबानी करेंगे फीफा विश्व कप की। या फीफा विश्व कप 2026 जो है ये 23वां संस्करण है, 23वां संस्करण है, ठीक है। यहां पर और भी चीजें हैं कि पहली बार जो है 48 टीमें भाग लेंगी, 48 टीमें भाग लेंगी, और 104 मैच खेले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि पहली बार ही हो रहा है, तो सब पहली बार हो रहा है, तो इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले अगर टीमों की संख्या बताएं तो पूर्व में 32 टीमें थी, क्लियर है? यहां तक जो है ये कंप्लीट हुआ है। ये जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपको बताना है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? क्या सतलज है, तुंगभद्रा, गंगा या पर रिहंद नदी पर है? तो क्या बताओगे? क्या बताएंगे कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है ये सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर है, कहां है? तो बताएंगे पंजाब राज्य में है, ठीक है, पंजाब में सतलज नदी पर है, पंजाब में है, ठीक है ना, क्लियर है? और क्या बताएंगे, भारत की भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना, ठीक है, परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है या, ठीक है, क्लियर है ना? ये सबसे बड़ी परियोजना। भाखड़ा नागल बांध अगर निर्माण पूछे, इसका निर्माण कब हुआ, तो क्या बताओगे? 1963। इस समय किसके द्वारा? तो JL नेहरू ने, ठीक है, JL नेहरू माने जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना। अगर आपसे इसकी पूछा जाए ऊंचाई, भाखड़ा नागल परियोजना बांध जो है, बांध की ऊंचाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो 225 मीटर, ठीक है, 225 मीटर इसकी ऊंचाई है। लाभान्वित राज्य यानी कि इससे किन किन राज्यों को लाभ मिल रहा है? तो क्या बताओगे? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है। क्या क्या इसका उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई है, विद्युत उत्पादन है, ठीक है, सिंचाई है और विद्युत उत्पादन जो है इसका, और पेयजल जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। विद्युत उत्पादन की बात करें, विद्युत उत्पादन तो बताओगे कितना? 1350 MB मेगावाट विद्युत उत्पादित होती है यहां से, ठीक है ना, क्लियर है? चल आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? लॉन्च वाहन मिशन कौन सा इसमें प्रयोग किया गया था? क्या JSLV Mk3 है, PSLV C11 है, GSLV F11 या फिर PSLV C45 है? तो यहां पर कौन सा होगा? तो क्या बताओगे कि इसका जो है मिशन जो है GSLV Mk3 है, ठीक है, 3।
ये कहां से लॉन्च कहां से हुआ, तो लॉन्चिंग स्थान क्या है, लॉन्चिंग स्थान क्या है, सतीश धवन केंद्र, ठीक है, सतीश धवन केंद्र, श्रीहरिकोटा, श्री हरिकोटा, कहां, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहां तक कहां से ये लॉन्च हुआ है, तो सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है। अगर लॉन्च तिथि पूछ ली जाए, दिनांक, लॉन्चिंग, अगर आपसे दिनांक पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, तो क्या बताओगे, 22 जुलाई 2019 में, ठीक है, 22 जुलाई 2019 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसमें एक ऑर्बिटर था, एक ऑर्बिटर, ठीक, एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर, एक लैंडर जिसका नाम विक्रम था, जो कि मिशन से पहले ही क्या हुआ था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। एक ऑर्बिटर हो गया, एक लैंडर हो गया और एक जो है आपका रोवर, एक रोवर, एक रोवर इसमें था, तो उसका नाम क्या था, प्रज्ञान, प्रज्ञान, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। लैंडर का नाम भी पूछा गया कि जो है चंद्रयान 2 में लैंडर का नाम क्या था, विक्रम की चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि 2.3 किलोमीटर पहले ही, जब लैंड करने से पहले ही ये जो है क्या हुआ, इसका संपर्क टूट गया था, दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन फिर भी ये सफल लैंडिंग कर पाया था, ठीक है ना। चल आगे देखें, प्रश्न संख्या 5, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। कि ये कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के का नाम बताना है जिन्होंने जो है संपूर्ण भारत पर जो है क्या किया था, राज किया था। कब किया, 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व तक राज किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक था, जिसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके जो है मौर्य वंश की नींव डाली थी, ठीक है। तो इनके जो है लड़के का नाम क्या था, बिंदुसार, क्या नाम था, बिंदुसार। तो बिंदुसार ये जो है इन्होंने ही 298 से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया था, ठीक है। बिंदुसार का एक और नाम है, इनको उपाधि दी जाती है, उपाधि, ठीक है। ये जो बिंदुसार है, ठीक है, इनकी उपाधि क्या थी, तो क्या बताएंगे, अमित्र घात, अमित्र घात, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला इनकी उपाधि थी, ठीक है, क्लियर है ना। इन्हीं के शासनकाल में दो राजदूत आए थे, शासनकाल में दो राजदूत आए थे, ठीक है ना। कौन, तो सीरिया से कौन आया था, सीरिया राजदूत, सीरिया राजदूत, कुछ चीजें आप लोग सुनते रहे, कुछ लिखते रहे। सीरिया राजदूत कौन, डायमेकस आया था, डायमेकस इनके शासनकाल में आया था। एक और इनके शासनकाल में राजदूत आया था, सीरिया के राजा थे, कौन थे बताओ, सीरिया के कौन राजा थे, एंटियो, ठीक है, एंटियोकस प्रथम थे, उन्होंने इनको भेजा था डायमेकस को इनके दरबार में, ठीक है। और दूसरे जो राजदूत था वो मिस्र का था, ठीक है, कौन था भाई, वो मिस्र का राजदूत था, ठीक है, टॉलमी, टॉलमी जो शासक थे मिस्र के, उन्होंने भेजा था अपना राजदूत, ठीक है। तो क्या नाम था उसका, डायनोसियस, डायनोसियस जो है। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि जो है सीरियाई राजदूत डायमेकस इनके जो है बिंदुसार के शासनकाल में आया, और मिस्र का राजदूत कौन आया, डायनोसियस आया। तो उस समय मिस्र के शासक कौन थे, मिस्र के शासक कौन थे, तो क्या बताओगे, टॉलमी द्वितीय थे, ठीक है, कौन थे, टॉलमी द्वितीय थे। और अगर आपसे पूछा जाए सीरिया के राजदूत कौन थे, तो क्या बताओगे, एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस प्रथम, क्लियर। चलो अगला प्रश्न देखो, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, क्या रोजर बेकर ने किया, क्या सैन फ्रैंक व्हिटल ने किया, जेम्स वाट ने किया, या फिर लुइस एडवर्ड वाटरमैन ने किया। तो बताएं जेट इंजन का जो है आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो आविष्कार किया था वो किया था सर फ्रैंक व्हिटल ने, सर फ्रैंक व्हिटल ने जो है किया था किसका, जेट इंजन का। रोजर बेकन ने किसका आविष्कार किया, रोजर बेकन। तो क्या बताओगे, रोजर बेकन ने जो है आविष्कार किया था गन
पाउडर का, गन पाउडर, ठीक है। और जेम्स वाट आप सभी लोग जानते हैं, जेम्स वाट ने किसका किया था? भाप इंजन, भाप इंजन का जो है आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। और लुइस एडवर्ड वाटरमैन ने किसका किया था? वाटरमैन आप सभी लोग जानते होंगे, तो क्या बताओगे? फाउंटेन पेन का आविष्कार इन्होंने किया था, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा शायद। क्लियर है ना? चलिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, भारत सरकार में जनवरी 2025 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे? 2025 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे, यह आपको बताना है। क्या निर्मला सीतारमण, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री पीयूष गोयल या फिर श्री प्रकाश जावड़ेकर थे? तो क्या बताओगे? यहां क्या बताएंगे भाई? यहां बताएंगे पीयूष गोयल थे, ठीक है। सीतारमण जी क्या है? ये क्या है भाई? ये क्या है? वित्त मंत्री है। क्या है? वित्त मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान ये शिक्षा मंत्री, ठीक, ये शिक्षा मंत्री। प्रकाश जावड़ेकर क्या है? प्रकाश जावड़ेकर क्या है ये बताएं। भारतीय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष ठीक है। तो क्या बताएंगे? श्री प्रकाश जावड़ेकर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ओके। प्रश्न संख्या 8, व्युत्पन्न मांग का अर्थ क्या है? व्युत्पन्न मांग ऐसी मांग जो किसी चीज पर आश्रित बन जाए, यानी कि किसी और के लिए मांग बढ़ जाए, उसको कहते हैं व्युत्पन्न मांग, ठीक है। क्लियर है? मुद्रास्फीति के कारण अधिक मांग हो जाना, क्या इसे कहेंगे? या फिर वस्तुओं की सकल मांग बढ़ जाना, या फिर अधिक आय के कारण अधिक मांग होना, या फिर एक उत्पादन के साधन की मांग। तो जो व्युत्पन्न मांग होता है, इसमें होता है कि उत्पादन की जब मांग बढ़ती है तब जो है फिर मतलब जब वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो उसमें उत्पादन की मांग बढ़ती है, और उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें रॉ मटेरियल जो कच्चा माल होता है उसकी अधिक आवश्यकता होती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं उत्पादन के साथ, यानी कि मांग बढ़ती है तो व्युत्पन्न मांग हो जाता है। विकल्प हमारा जो हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न संख्या 9 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताओ, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या खेल प्रदर्शन के क्षेत्र में, खेल प्रशिक्षण, चलचित्र या चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है? ये आप सभी लोग जानते होंगे कि यह जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है, यानी कि जो कोच जो होते हैं, जो प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, उत्कृष्ट जो होते हैं, उनको दिया जाता है। और यह जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है ये आरंभ कब हुआ था? तो क्या बताओगे आरंभ कब हुआ था? तो बताएंगे 1985 में जो है इसकी जो है घोषणा की गई थी, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कारों की। इसे प्रदान कौन करता है? तो इसे प्रदान करना कौन है? कौन प्रदान करता है? प्रदान करता क्या बताओगे? भारत सरकार के युवा मामले, भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा यह प्रदान किया जाता है, ठीक है। प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? खेल मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें क्या क्या प्रदान किया जाता है तो बताएंगे? द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा, ठीक है, एक प्रशस्ति पत्र, यानी कि प्रशस्ति पत्र मतलब प्रमाण पत्र, एक प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ 15 लाख रुपए, 15 लाख
रुपए यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। क्लियर है ना? चलिए, बाकी आप लोग बताएंगे 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले कोच कौन है? द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले कोच कौन कौन से हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, या तो बताएं, लिखा देते हैं। चलो लिख लीजिए, सुभाष राणा। ठीक है, नंबर 1 में सुभाष राणा, इनको मिला पैरा शूटिंग के लिए, पैरा शूटिंग के लिए। नंबर 2 में आप लोग लिखेंगे, नंबर 2 में दीपाली देशपांडे। ठीक है, नंबर 3 में लिखेंगे मुरलीधरन। ठीक है, मुरलीधरन लिखेंगे। सुचा सिंह 4 में हो जाएंगी, सुचा सिंह। क्लियर है? सुचा सिंह। इसके अलावा एक और लिखेंगे आप लोग, राजाराम पेटकर, राजाराम पेटकर। और छठा जो है आर्मडो कोल्को। ठीक है, क्लियर? चल, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 10, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान साहिब, महात्मा गांधी या फिर लियाकत अली। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्या बताएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके विषय में एक चीज और याद रखेंगे, भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी। ठीक है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी। ठीक है, विदेशी, ये प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला, कब मिला? 1987 में। ठीक है, 1987 में। इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था, लाल कुर्ती आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। कब चलाया था? 1930 में। इसे ही क्या कहा गया? खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी इसे कहा गया है। ठीक है, खुदाई खिदमतगार। ये भारत विभाजन के प्रबल विरोधी थे। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1 अप्रैल 1949 को, 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1951 या फिर 1 अप्रैल 1952? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो इसका जो विकल्प होगा, विकल्प सी सही होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951, 1 अप्रैल 1951 में लागू की गई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 में। उद्देश्य क्या था? प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, और ये किस मॉडल पर, इसमें अगर मॉडल पूछा जाए तो कौन सा मॉडल था इस पंचवर्षीय योजना का? तो बताओगे हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, हेराल्ड डॉमर मॉडल पर ये पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। 12वां क्वेश्चन है, www का पूरा नाम क्या है? तो www का पूरा नाम क्या है? तो इसका क्या है? वर्ल्ड वाइड लाइफ वेब है, वर्ल्ड वेदर वेब है, वर्ल्ड वॉच वेब है या फिर वर्ल्ड वाइड वेब है? तो क्या इसका नाम है? तो क्या बताएंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब का जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म है, वो वर्ल्ड वाइड वेब, www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। इसकी जो है खोज या प्रारंभ किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, इसको जो सर्च करने के लिए जो है, किसी वर्ल्ड वाइड पेज पर सर्च करने के लिए URL की आवश्यकता होती है, या URL के माध्यम से ही हम यहाँ पर चीजों को खोज पाते हैं। ठीक है, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, वीडियोस हो, कुछ भी हो, यहाँ पर सर्च किया जा सकता है। क्लियर ना?
चल, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित पशु समूहों में से पशुपति मुहर पर अंकित कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की है? जो मोहनजोदड़ो में एक प्राप्त मुहर है, पशुपति मुहर है, उसमें कौन कौन से पशु यानी कि जानवर चिन्हित हैं, ये आपको बताना है। क्या सिंह, गैंडा, भैंसा और घोड़ा है? वृषभ, गैंडा, भैंसा और हाथी? सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ है? या फिर व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी है? कौन होगा? यहाँ कौन सा विकल्प होगा? तो क्या बताएंगे कि यहाँ पर जो विकल्प होगा वो आपका विकल्प बिल्कुल डी सही होगा। व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी 4 जानवरों के जो है इस मुहर में चित्र अंकित है। ठीक है, और ये मुहर कहां से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो का अर्थ अगर आपसे कभी पूछा जाए इसका, क्योंकि कई बार पूछा गया, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का बताओ भाई, मृतकों का टीला का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? खोजकर्ता कौन है मोहनजोदड़ो के? तो क्या बताओगे? राखलदास बनर्जी। कब खोज की? तो बताएंगे 1922। ठीक है, 1922 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम का वर्णन है? कि किस ग्रंथ में बुद्ध के शरीर के जो दावेदार हैं उनका वर्णन किया गया है? क्या महापरिनिर्वाण सूत्र में, जातक कथाओं, ललित विस्तार या फिर बुद्ध चरित्र में? तो किसमें किया गया है? तो क्या बताओगे कि महापरिनिर्वाण सूत्र में जो है या उल्लेख किया गया है किसका? कि इनके शरीर के दावेदार लोगों का। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए बुद्ध का जन्म पूछा जाए, जन्म, तो क्या बताओगे? 563 ईसा पूर्व। ठीक है, कहां? लुम्बिनी। कहां हुआ था? लुम्बिनी। ठीक है ना, इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है ना। अगर इनसे इनका प्रथम उपदेश पूछा जाए, प्रथम उपदेश तो कहां दिया इन्होंने? तो क्या बताओगे? सारनाथ। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। सर्वाधिक उपदेश तो कहां? श्रावस्ती। ठीक है, बहुत सारी चीजें इनके विषय में है, तो हम लोग जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उन चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है ना। चले अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में नाम से जाना जाता है। यहां पूछा गया कि जो मौर्य वंश की स्थापना जो मगध में, यानी कि मगध का प्राचीन नाम तो मगध है, वर्तमान में क्या नाम है मगध का? क्या होगा? पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार या आंध्र प्रदेश? तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे मगध का जो वर्तमान नाम है वो बिहार है। मौर्य वंश राजवंश के संस्थापक अगर पूछा जाए, संस्थापक कौन है मौर्य वंश का? तो क्या बताओगे? चंद्रगुप्त। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका संस्थापक है। क्लियर है ना। चल, प्रश्न संख्या 16, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। कहने का तात्पर्य क्या है? वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है, यह आपको बताना है। प्रश्न बढ़िया लग रहे हैं? अच्छा है ना। हाँ, अच्छा है, आप लोगों की बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे प्रश्न है। प्रश्न अच्छे से अच्छे फंसेंगे, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न फंसेंगे आप लोग, तो अध्ययन करते रहिए। तो क्या बताएंगे? किस नदी पर? सरस्वती नदी पर। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो है ये सरस्वती नदी पर विकसित हुई है। सरस्वती नदी जो है ये वैदिक सभ्यता की पवित्र नदी भी है। सरस्वती नदी वैदिक सभ्यता की पवित्र नदी है। ठीक है, पवित्र नदी है। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो है ये कैसी थी? ये पूरी जो है ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी। मुख्य व्यवसाय में क्या बताएंगे? ग्रामीण थी तो क्या है? कृषि एवं पशुपालन पर आधारित थी। ठीक है ना। क्लियर हुआ? चल आगे देखें। प्रश्न संख्या 17,
ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईसीजी की जांच जो होती है वो किसके लिए की जाती है? तो क्या बताओगे? हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े या मांसपेशियां? क्या बताओगे भाई? तो क्या बताएंगे? हृदय। ठीक है, हृदय की गतिविधि की जांच करने के लिए ईसीजी की जो है ईसीजी परीक्षण किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो क्या बताओगे? फुल फॉर्म में क्या बताओगे? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इलेक्ट्रो, हिंदी में लिख दें, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, हृदय की गतिविधियां नापने के लिए किया जाता है। क्लियर है ना? ओके, चलो प्रश्न संख्या 18, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कि जो उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है? ये प्रश्न आपको बताना है। क्या मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा? किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालयों की नियुक्ति कौन करता है? क्या बताओगे भाई? तो क्या बताएंगे? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और संविधान के जो अनुच्छेद इनको अधिकार प्रदान करता है, कौन सा? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 217 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 217 के तहत जो है नियुक्ति की जाती है। क्लियर है? चलो प्रश्न संख्या 19, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कि जो भारतीय नागरिक हैं, या ये कहें कि हम लोगों के कितने मूल कर्तव्य हैं या मौलिक कर्तव्य हैं? क्या 10 है, 11 है, 12 है या फिर 14 है? क्या बताएंगे आप कि जो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? बताएंगे मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो बताएंगे 11 है। ठीक है ना, 11। मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है अनुच्छेद के किस भाग में है? क्या बताओगे? अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो बताएंगे भाग 4 क्लास ए में है या क्लास 1 में है। ठीक है, भाग 4 में है और क्लास ए या 1 में है। ठीक है, अनुच्छेद की बात की जाएगी तो इनका उल्लेख कहां से कहां तक है? कितने अनुच्छेदों में है? क्या बताएंगे? तो क्या बताओगे? अनुच्छेद क्या बताओगे? 51 क्लास 1 में है। इनका उल्लेख जो है 51 क्लास 1 में है। ठीक है, यहां तक। इनको कब जोड़ा गया? क्या यह मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे या नहीं थे? तो बताएंगे नहीं, मूल संविधान में ये जो है नहीं थे। मूल कर्तव्यों को यहां लिख लो, मूल कर्तव्यों को वो भी कितने मूल कर्तव्य? 10 मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि ये जो मूल कर्तव्य हैं ये पहले हमारे जो मूल संविधान है उसमें नहीं थे। इनको क्या किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया, लेकिन है 11। तो हम क्या कहेंगे? 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन। ठीक है ना, 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। तो टोटल संख्या जो है 11 हो जाती है। क्लियर है यहां तक ना? चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी?
अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव या फिर गुरु तेग बहादुर ने की थी? तो क्या बताएंगे स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? क्या बताएंगे कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना जो है वो गुरु अर्जुन देव ने की थी। ठीक है, गुरु अर्जुन देव कब? 1581 ईस्वी में। 1581 ईस्वी में जो है इन्होंने की थी। पूरा कब हुआ? पूरा हुआ कब? 1604 ईस्वी में। ठीक है, 1604 ईस्वी में पूरा हुआ। अब क्या, अब पॉइंट लिखते चले। मंदिर की नींव, मंदिर की नींव, मंदिर की नींव मुस्लिम हजरत मियां मीर ने रखी। ठीक है, मंदिर की नींव जो है वो मुस्लिम हजरत मियां मीर ने रखी थी। जमीन किसने खरीदी थी? तो मंदिर के लिए जमीन, मंदिर के लिए जमीन रामदास ने खरीदी, रामदास ने खरीदी थी, खरीदी थी। अब यहां एक और नोट करके लिखें आप लोग, यहां जो है नोट लिखेंगे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण नोट है, इसको आप लोग जरूर लिखेंगे। ठीक है, 1830 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने, महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर पर सोने की परत चढ़वाई थी। ठीक है, क्लियर हुआ ना? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि अब आपसे पूछा जाए कि जो है इसकी नींव किसने रखी, तो क्या बताएंगे? एक मुस्लिम थे हजरत मियां मीर, उन्होंने मंदिर की नींव रखी। और जो है स्थापना किसने की? तो अर्जुन देव ने की है। कब? 1581 में। जमीन किसने खरीदी थी? तो रामदास ने खरीदी। और मंदिर पर जो है सोने की परत किसने चढ़वाई? तो महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाई थी। और कब? तो बताएंगे 1830 ईस्वी में। क्लियर हुआ यहां तक? चले आगे बढ़े हम लोग। चलिए, प्रश्न संख्या 21 में क्या कह रहे हैं कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? कि जो अल्फ्रेड नोबेल है इन्होंने किसका आविष्कार किया था? क्या कंप्यूटर का, टेलीविजन, डायनामाइट या फिर टाइपराइटर का आविष्कार किया? किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो क्या बताओगे? कहोगे अल्फ्रेड नोबेल ने जो है वो डायनामाइट का आविष्कार किया। किसका? डायनामाइट का आविष्कार किया। कब किया? तो बताओगे 1866 में। अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया 1866 में। फिर क्या बताएंगे? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर 1901 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया। ठीक है, इन्हीं के नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। कब की गई? 1901 में की गई है। ठीक है, कंप्यूटर की खोज या कंप्यूटर के जनक कौन है? तो क्या बताएंगे? चार्ल्स बेबेज। यानी कि कंप्यूटर की खोज किसने की? तो चार्ल्स बेबेज ने की। टेलीविजन के खोजकर्ता कौन है? आप बताओ, टेलीविजन के कौन है? तो बताओगे जे एल बेयर्ड जी हैं। जे.एल. बेयर्ड जो है टेलीविजन के खोजकर्ता हैं। और टाइपराइटर के खोजकर्ता कौन है? तो क्या बताओगे? क्रिस्टोफर सोल्स हैं। टाइपराइटर के जो है खोजकर्ता क्रिस्टोफर सोल्स हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे देखें। प्रश्न संख्या 22।
प्रश्न संख्या 22, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ये आपको प्रश्न बताना है कि कौन होता है। क्या राष्ट्रपति जी होते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो क्या बताओगे कि नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग अगर आपसे पूछा जाए फुल फॉर्म, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कैसे लिखा होता है नीति, तो क्या बताओगे? नेशनल, हिंदी में लिख देता हूं, नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना ना कहें, पहले जो नीति आयोग है, पहले यह योजना आयोग हुआ करता था और 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। तो इसकी शुरुआत नीति आयोग की कब हुई? 1 जनवरी 2015 से। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए प्रश्न संख्या 23, चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? कि जो चोल साम्राज्य था उसमें कुर्रम क्या था? क्या एक नगर था, एक जिला था, एक प्रांत या फिर कुछ ग्रामों का समूह था? तो क्या था? तो बताएंगे यह जो है कुछ ग्रामों का समूह था। ठीक है, नीति आयोग चोल सम्राटों के अधीन जो है कुछ ग्रामों के समूह को क्या कहते थे? कुर्रम कहते थे। जो है चोल सम्राटों का साम्राज्य जो है, साम्राज्य 8 प्रांतों में विभक्त था, 8 प्रांतों में, या फिर इसे खंड कहेंगे, खंडों में विभक्त था, बटा हुआ था। ठीक है, जैसे आजकल हम लोगों का भी है, विभक्त था। जैसे आजकल है राज्य होता है, फिर जिला होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? प्रखंड होता है। ठीक है ना, ग्राम सभा और ग्राम होता है। तो इसी प्रकार से पहले भी ये बटे हुए थे, जिससे शासन व्यवस्था, बाकी आर्थिक गतिविधियां ठीक ठाक हो पाती थी। ठीक है ना, चले आगे देखें हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? प्रारंभिक मसौदा किसने तैयार किया था? क्या व्यवहार राम मोहन सिन्हा ने, नंदलाल बोस ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, या बेनेगल नरसिंह राव ने? किसने तैयार किया था? तो क्या बताएंगे कि बेनेगल नरसिंह राव, जिनका नाम हम लोग लिखते हैं BN राव जी ने। ठीक है, इन्होंने जो है प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था। ठीक है, प्रारंभिक मसौदा किसने तैयार किया था? BN राव जी ने तैयार किया था। ठीक है, सर्वप्रथम प्रारंभिक मसौदे में जो है, इसमें क्या था? 243 अनुच्छेद थे। कितने थे? 243 अनुच्छेद थे तथा 13 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 13 अनुसूचियां थी। क्लियर है? 13 अनुसूचियां थी। फिर जो है संविधान सभा जो है, इसमें बैठकें हुआ करती थी और इस पर विचार विमर्श किया गया। 3 वाचन हुए इन पर, और 3 वाचन के बाद जो इन्होंने मसौदा तैयार किया, तो जो संविधान में अपनाया गया वो मूल संविधान की बात करें तो 315 अनुच्छेद। ठीक है, जिसको संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, इसको जो है कंप्लीट किया गया। और जो है संविधान को कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ठीक है, इसी दिन जो है विधि दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर है? चले हम लोग चलते हैं आज के अपने लास्ट प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है, तो ये है हमारा आज का अंतिम प्रश्न। क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? यह आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। क्या कैलाश नाथ काटजू, VK कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह, या यशवंत राव चौहान?
कौन थे भाई जो है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? कौन थे? क्या बताओगे? बलदेव सिंह थे। ठीक है, बलदेव सिंह थे स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री। इनके कार्यकाल की बात करें अगर, कार्यकाल, तो क्या बताओगे? अगस्त 1947 से लेकर 1952 तक इनका कार्यकाल रहा था। वर्तमान रक्षा मंत्री, वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है भाई? बताएं, वर्तमान में अभी कौन है भाई? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी बताओ। राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह। गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री, ये भी याद रखो, अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी हैं। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखो। वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया है सेशन, और सेशन टोटल कितना था तो क्या बताओगे? टोटल हम लोगों ने 25 क्वेश्चन का सेशन किया है, लेकिन यहाँ 25 क्वेश्चन नहीं, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, लगभग 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कर डाले हैं। ठीक है, सेशन आप लोगों को कैसा लगा है? अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए आप लोगों से एक लाइक है, और जो है सेशन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोग जो है फ्रेंड में शेयर करते रहे। ठीक है, और वीडियोस हमारे बेहतर लग रहे हैं, कंटेंट ठीक ठाक अगर आप लोगों को लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को आप लोग जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर यहाँ तक आए हैं तो आप इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर कंटेंट मिलेगा आपको। क्लियर है? सब्सक्राइब करें। स्टडी मंत्रा, स्टडी मंत्रा। ओके, थैंक यू।